फिल्म का स्टार्ट कुछ सीसीटीवी फुटेजेस से होता है, जहां रात के वक्त एक इमारत दिखाई जाती है जो बिल्कुल खाली और सुनसान है। थोड़ी देर बाद जॉर्ज नाम का एक आदमी अपनी कार से निकलकर इस बिल्डिंग के अंदर जाता है। जल्द ही हमें पता चलता है कि ये एक मुर्दा खाना है और जॉर्ज यहाँ बतौर सिक्योरिटी गार्ड अपनी पहली ड्यूटी पर आया है। क्योंकि ये इसकी पहली रात है, इसलिए एक फीमेल एम्प्लॉई इसे पूरी बिल्डिंग दिखाती है और सब समझाती है। इसके बाद वो औरत जॉर्ज को एक कमरे में ले जाती है जहां लाशें रखी जाती हैं। वो उसे बताती है कि अगर रात को कोई नई लाश आए तो उसे मेन गेट खोलकर लाश को ट्रॉली पर इस कमरे तक लाना होगा। बातों ही बातों में वो औरत पूछती है कि क्या तुम्हें डर लगता है। जॉर्ज जवाब देता है कि नहीं, मुझे डराना इतना आसान नहीं है। लेकिन वो औरत उसे वार्निंग देती है कि इस कमरे में लोगों ने बहुत सी अजीब चीजें देखी हैं। वो बताती है कि एक बार उसने खुद एक मुर्दा जिस्म को अचानक उठकर बैठते देखा था। वो ये भी बताती है कि जो पिछला गार्ड था वो पहली ही रात नौकरी छोड़कर भाग गया था। आखिर में वो औरत अपना नंबर एक कागज पर लिखकर उसे देती है और वहां से चली जाती है। कुछ घंटों बाद जॉर्ज अपनी कुर्सी पर सो जाता है। अचानक दरवाजे की घंटी बजती है और वो जाग जाता है। जब वो गेट पर जाता है तो वहां कोई इंसान नहीं होता, बस एक बॉडी बैग पड़ा होता है। जॉर्ज उस लाश को ट्रॉली पर रखकर एलिवेटर के रास्ते रूम में ले जाता है। लेकिन जैसे ही वो वहां पहुंचता है वो लाश अचानक जिंदा हो जाती है और सीधी बैठ जाती है। जॉर्ज बुरी तरह डर जाता है, लेकिन फिर भी हिम्मत करके लाश को चेक करने के लिए बॉडी बैग खोलता है। अंदर एक लड़की की लाश होती है जो अचानक अपनी आंखें खोलती है। अब जॉर्ज के होश उड़ जाते हैं। वो फौरन भागकर अपने कैबिन में जाता है और उस औरत को फोन करके सब बताता है, लेकिन वो उसे मजाक समझती है। तभी जॉर्ज की नजर वीडियो फीड पर पड़ती है, जहां वो देखता है कि वो मुर्दा लड़की बहुत ही डरावने तरीके से रेंगती हुई उसके कैबिन की तरफ आ रही है। कुछ ही सेकंड्स में वो लड़की उसके बिल्कुल सामने पहुंच जाती है और जॉर्ज डर के मारे जोर से चीखने लगता है। इसी दौरान पता चलता है कि ये सब कोई हकीकत नहीं बल्कि एक प्रैंक था जिसे कैमरों की मदद से रिकॉर्ड किया जा रहा था। उस औरत का नाम एमा है और इस पूरे प्लान का मास्टरमाइंड मार्कस नामी लड़का है और उसका साथी डिक है। वो जो डरावनी लड़की थी वो दरअसल एक एक्ट्रेस है जिसका नाम अयाका है और उसे इस काम के लिए पैसे दिए गए हैं। ये सब लोग कंट्रोल रूम में बैठकर जॉर्ज का मजाक उड़ा रहे होते हैं और बहुत खुश होते हैं। लेकिन अचानक इनके चेहरों का रंग उड़ जाता है जब वो देखते हैं कि जॉर्ज ने डर के मारे एक असली गन निकाल ली है। एमा फौरन माइक पर अयाका को वार्न करने की कोशिश करती है, लेकिन अयाका का हेडफोन बंद होता है। मजबूरन एमा खुद भागकर वहां जाती है ताकि किसी का खून न हो जाए। दूसरी तरफ अयाका अभी भी अपनी एक्टिंग कर रही होती है और जॉर्ज के सामने चीखती है। जैसे ही जॉर्ज गोली चलाने लगता है, एमा वहां पहुंचकर उसे रोक लेती है और बताती है कि ये सब सिर्फ एक शो का हिस्सा था। इसी दौरान टीम के बाकी लोग भी वहां पहुंच जाते हैं और सब हंसने लगते हैं क्योंकि डर के मारे जॉर्ज की पैंट गीली हो चुकी होती है। एमा बताती है कि ये सब स्केयर कैंपेन नाम के एक मशहूर टीवी शो के लिए हो रहा था, मगर जॉर्ज इस मजाक पर सख्त गुस्से में होता है। फिर कहानी में एक नई लड़की एबी की एंट्री होती है जो इस शो में काम करने के लिए इंटरव्यू देने आई है। मार्कस उसकी एक्टिंग से मुतासिर होकर उसे फौरन नौकरी दे देता है। इसी दौरान एमा गुस्से में आकर कहती है कि वो ये नौकरी छोड़ रही है। वो कहती है कि इनके मजाक अब बहुत खतरनाक होते जा रहे हैं और किसी दिन कोई बड़ा हादसा हो सकता है। लेकिन मार्कस उसे जज्बाती करके सीजन के आखिर तक रुकने के लिए मना लेता है। मीटिंग शुरू होती है और मार्कस बताता है कि अगला प्रैंक एक पुराने पागल खाने में होगा जो सालों से बंद पड़ा है। तभी उनकी बॉस विकी कंप्यूटर पर एक डार्क वेबसाइट मास्क्ड फ्रीक्स खोलती है। वहां एक वीडियो चलती है जिसमें कुछ नकाब पोश लोग कुछ एक्टर्स को बहुत बेरहमी से कत्ल कर रहे होते हैं। पूरी टीम को लगता है कि ये सब नकली है, लेकिन विकी बताती है कि ये सब असली है और इंटरनेट पर लोग इसे देखने के लिए करोड़ों रुपए दे रहे हैं। विकी गुस्से से कहती है कि उनके शो की रेटिंग गिर रही है और लोग अब ऐसी ही खतरनाक चीजें देखना चाहते हैं। वो टीम को आखिरी मौका देती है कि अगर अगला एपिसोड सुपर हिट नहीं हुआ तो वो इस शो को हमेशा के लिए बंद कर देगी। अब पूरी टीम दबाव में है क्योंकि उन्हें अपने शो को बचाने के लिए कुछ बहुत बड़ा और डरावना करना होगा। अगले सीन में हम उस पुराने और खाली पागल खाने में पहुंचते हैं जहां टीम ने अपने सारे कैमरास और इक्विपमेंट सेट कर लिए होते हैं। कमरों में बहुत से कैमरास लगाए गए हैं ताकि ड्रामा का एक एक इंच रिकॉर्ड किया जा सके। यहाँ नई लड़की एबी को डरावना भूत बनाने के लिए उसका मेकअप किया जा रहा होता है। एमा अब भी इस मजाक को लेकर काफी परेशान है और वो मार्कस से इस नए शिकार के बारे में बहुत से सवाल पूछती है, लेकिन मार्कस उसे यकीन दिलाता है कि सब कुछ कंट्रोल में है और परेशान होने की जरूरत नहीं है। थोड़ी देर बाद उनका नया शिकार रोहान इस पागल खाने में पहुंच जाता है। डिक उसे कैमरास में देखता है और पूरी टीम को अलर्ट करता है कि सब अपनी अपनी जगह संभाल लें और इस तरह उनके शो का नया एपिसोड शुरू हो जाता है।
एमा, जो इस बार मेन रोल कर रही है, नर्स के कपड़े पहनकर बाग में उसके पास जाती है। रोहान बाग को गौर से देख रहा होता है और बताता है कि वो यहाँ पहले काम किया करता था। एमा थोड़ी सी घबराई हुई आवाज में बताती है कि कुछ महीनों में वो यहाँ बच्चों के इलाज का सेंटर खोलने वाले हैं, इसीलिए उन्हें यहाँ ग्राउंड कीपर की जरूरत है। बातों के दौरान रोहान की नजर खिड़की के पास खड़ी उस भूतनी लड़की एबी पर पड़ती है। उसी समय सूजी, जो गार्डनर के कपड़े में होती है, उसका ध्यान भटकाती है और जब रोहान फिर से खिड़की की तरफ देखता है तो वहां कोई नहीं होता। वो हैरान होकर एमा से पूछता है कि क्या वो लड़की उनके मरीजों में से है, मगर एमा उसे बताती है कि अभी तो उन्होंने किसी भी मरीज को अंदर नहीं लिया। वो उसे इंटरव्यू के लिए अपने ऑफिस में ले जाती है और मेज पर एक खत खोलने का ड्रामा करते हुए लेटर ओपनर इस्तेमाल करती है। यहाँ रोहन कहता है कि वो इस जगह के हर कोने को जानता है और दावा करता है कि ये पागल खाना उसका अपना घर रहा है। वो दीवार पर लगी एक तस्वीर को देखकर अपने आप से बातें करने लगता है। जब एमा उससे पूछती है कि वो क्या कर रहा है तो वो गुस्से से चीखता है और कहता है कि अपने काम से काम रखो। इसी समय फोन बजता है और मार्कस बताता है कि रोहान एक बहुत अलग किस्म का आदमी है, लेकिन अगर वो ये एपिसोड कामयाब कर लें तो ये उनके लिए बहुत बड़ी जीत होगी। एमा उसे ये सब रोकने के लिए कहती है, मगर वो अचानक फोन काट देता है। एमा गुस्से में वहां से निकल जाती है और रोहान को कमरे में अकेला छोड़ देती है। अब मार्कस प्रैंक के अगले हिस्से को शुरू करता है। वो और डिक एक दरवाजा खोलते हैं और एक छोटी लड़की के रोने की डरावनी आवाजें निकालते हैं, जिसे सुनकर रोहान कमरे से बाहर आ जाता है। वो इन आवाजों के पीछे चल पड़ता है। दूसरी तरफ सूजी को सिग्नल मिलता है और वो एक गेंद फेंककर रोहान का ध्यान एबी की तरफ करती है। हैरत की बात यह है कि वो जरा भी नहीं डरता, बल्कि वो उसके पीछे पीछे चलने लगता है। मार्कस और उसकी टीम कैमरास पर उनकी हर हरकत देख रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद वो ऊपर एक बहुत ही डरावने कमरे में पहुंच जाता है, जहां कैमरामैन टोनी एक रैक के पीछे छुपा होता है। इस समय एमा भी कंप्यूटर की स्क्रीन पर ये सब देख रही होती है। अब मार्कस आखिरी पार्ट शुरू करता है, जहां एबी को इस आदमी का सामना करना होता है। लेकिन जैसे ही मार्कस ग्रीन लाइट देता है, एमा देखती है कि उसके ऑफिस की मेज से वो तेज धार वाला लेटर ओपनर गायब है। वो समझ जाती है कि खतरा है और प्रैंक रोकने की कोशिश करती है, मगर अब बहुत देर हो चुकी होती है। जैसे ही रोहान उस भूतनी लड़की को देखता है, वो अपना हथियार निकालता है और उस लड़की के जिस्म में बार बार घोंप देता है। ये हौलनाक सीन देखकर पूरी टीम सदमे में आ जाती है और वो स्पीकर पर चीख चीख कर रोहान को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो किसी की नहीं सुनता। इसके बजाय उसकी नजर कैमरामैन टोनी पर पड़ती है और वो धीरे धीरे उसके करीब जाता है और फिर बड़ी बेरहमी से उसका गला घोंटकर उसे मार डालता है। अब एमा से रहा नहीं जाता। वो अपने दोस्तों को बचाने के लिए उस कमरे की तरफ दौड़ती है और उसके हाथ में एक स्क्रू ड्राइवर होता है। लेकिन जब वो वहां पहुंचती है तो देखती है कि टोनी की लाश लटकी हुई है और एबी को खिड़की से बाहर नीचे फेंक दिया गया है। मार्कस इंटरकॉम के जरिए उसे बताता है कि वो आदमी बहुत खतरनाक है और उसे वहां से फौरन भागने को कहता है। चूंकि उस जगह हर तरफ कैमरे लगे हुए हैं, इसलिए मार्कस देख लेता है कि रोहान अब एमा की तरफ बढ़ रहा है और फिर रोहान उसके पीछे भागता है। एमा बार बार रोहान के बारे में पूछती है तो मार्कस उसे सच बता देता है कि वो उस पागल खाने का एक पुराना मरीज है और उसने पहले भी कुछ बहुत ही भयानक कत्ल किए थे। ये सुनकर एमा गुस्से में मार्कस को बुरा कहती है और अपनी जान बचाने के लिए आगे बढ़ती है। थोड़ी देर बाद वो एक बहुत अंधेरे कमरे में पहुंचती है। जब वो कैमरे की तरफ देखकर रास्ता पूछती है तो मार्कस बताता है कि वहां कोई कैमरा नहीं लगा हुआ, इसीलिए वो उसे नहीं देख पा रहा। एमा डर कर ऊपर की तरफ भागती है, जहां उसे अपनी टीम की मेंबर सूजी मिल जाती है। सूजी उसे कमरे के अंदर आने देती है, मगर इससे पहले कि एमा उसे सब कुछ बता पाती, रोहान दरवाजा तोड़कर सूजी को मार डालता है। एमा वहां से फौरन भाग निकलती है। कुछ देर बाद रोहान उसे एक बंद दरवाजे के पास घेर लेता है और उसे मारने ही वाला होता है कि खुशकिस्मती से जेडी दरवाजा खोलकर उसे अंदर खींच लेता है और उसकी जान बचा लेता है। दोनों दरवाजा बंद करके छुप जाते हैं और कातिल के जाने का इंतजार करते हैं। फिर वो कंट्रोल रूम में बैठे मार्कस और डिक से राब्ता करते हैं। एमा उनसे कहती है कि जल्दी से पुलिस को फोन करें। अचानक कातिल उनके कंट्रोल रूम में घुस जाता है और एक एक करके सबको मारने लगता है। एमा और जेडी ये सब कुछ कैमरे पर देख रहे होते हैं, मगर वो कुछ नहीं कर सकते और वो दोनों वहां से भागने का फैसला करते हैं। वो टीम की वैन की तरफ दौड़ते हैं, मगर जेडी के पास चाबियां नहीं होती, इसलिए वो एमा को वैन में अकेला छोड़कर स्पेयर चाबियां लेने कंट्रोल रूम की तरफ भागता है। एमा फौरन वैन की खिड़कियां बंद कर लेती है और डरते हुए अपने दोस्त का इंतजार करती है। लेकिन रोहान तो पहले से ही वैन की पिछली सीट पर बैठा होता है। वो हिम्मत करके अपने पास मौजूद स्क्रू ड्राइवर उसके हाथ में जोर से घोंप देती है और बाहर भाग जाती है। तभी कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है।
रोहन दर्द से चीखता है और पता चलता है कि वो कोई असली कातिल नहीं बल्कि एक अदाकार है और टीम के तमाम लोग भी जिंदा हैं। असल में ये सब एक बहुत बड़ा प्रैंक था जिसका शिकार बेचारी एमा को बनाया गया था। रोहन गुस्से में मार्कस पर चीखता है कि उसे बहुत चोट लगी है और वो ये काम छोड़कर जा रहा है। वो अपने हाथ से स्क्रू ड्राइवर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन तभी दो नकाबपोश लोग अपने कैमरे लेकर रोहन को घेर लेते हैं। रोहन समझता है कि ये भी शो का हिस्सा है, मगर वो लोग उसे बड़ी बेरहमी से मार डालते हैं। उधर मार्कस को इसका पता नहीं चलता। वो इंटरकॉम पर अपनी टीम से कहता है कि सब अपनी जगह रहें जब तक वो रोहन से बात करके मामला ठीक न कर ले। टोनी नीची मंजिल पर छुपा होता है और एमा से दूर रहने की कोशिश करता है ताकि प्रैंक खराब ना हो, मगर सूजी का कुछ पता नहीं चल रहा होता। दूसरी तरफ जब डिक कंट्रोल रूम में अकेला होता है तो उसे मॉनिटर पर कुछ गड़बड़ नजर आती है। उधर एमा एक कमरे में पहुंचती है जहां उसे एक लैपटॉप मिलता है जिस पर डिक की लाइव वीडियो चल रही होती है। जैसे ही डिक उसे देखता है वो फौरन अपना कैमरा बंद कर देता है क्योंकि उसे एहसास हो जाता है कि उसकी चोरी पकड़ी गई है। लेकिन अगले ही पल डिक खुद को कई नकाबपोशों के बीच घिरा हुआ पाता है जो उसे पकड़कर उसका गला घोंट देते हैं और उसे खत्म कर देते हैं। शक में डूबी हुई एमा उस लैपटॉप पर कुछ ढूंढने की कोशिश करती है और उसे वहां कई वीडियो मिलती हैं जिससे उसे यकीन हो जाता है कि अब तक जो कुछ हुआ वो सिर्फ उसे डराने के लिए एक गंदा मजाक था। वो गुस्से में कैमरे के सामने मार्कस को पुकारती है कि हिम्मत है तो सामने आओ, मगर वहां से कोई जवाब नहीं आता। असल में वहां अब मार्कस के कैमरे नहीं बल्कि उन असली नकाबपोश कातिलों के कैमरे काम कर रहे होते हैं। आखिर में मार्कस जब वैन के पास पहुंचता है ताकि रोहन से बात कर सके तो वो उसे मरा हुआ देखकर परेशान हो जाता है। वो मदद के लिए फोन मिलाता है मगर सिग्नल नहीं होते और ना ही डिक उसका फोन उठाता है। तभी वो देखता है कि वो नकाबपोश कातिल धीरे धीरे उसकी तरफ आ रहे हैं। वो उन्हें देखकर पहचान लेता है कि ये वही मास्क्ड फ्रीक्स हैं जिनकी वीडियो उसने वेबसाइट पर देखी थी। उसे समझ आ जाता है कि अब सबकी जान खतरे में है, इसलिए वो वहां से भागता है और रास्ते में उसका सामना एमा से होता है जो बिना कुछ सोचे समझे गुस्से में उसके मुंह पर एक जोरदार मुक्का मारती है। मार्कस उसे समझाने की कोशिश करता है कि रोहन वाकई मर चुका है और इस बार वो सच में खतरे में है, मगर एमा को लगता है कि ये भी उसी प्रैंक का हिस्सा है और वो उस पर यकीन नहीं करती। अचानक नकाबपोश वहां आ जाते हैं और एमा उनमें से एक से लड़ने लगती है क्योंकि उसे लगता है कि ये सब दिखावा है। मगर जब वो उसे उठाकर जमीन पर पटक देता है तो एमा को एहसास हो जाता है कि ये कोई मजाक नहीं बल्कि असली कातिल हैं। वो नकाबपोश लोग दोनों को घेर लेते हैं और उन्हें मारने ही वाले होते हैं कि तभी उनके लीडर को एक मैसेज मिलता है और वो सब पीछे हट जाते हैं। जब वो लोग चले जाते हैं तो एमा दूसरी लड़की एबी को बचाने का फैसला करती है और मार्कस के साथ उसे ढूंढने निकलती है। मगर जब वो उस जगह पहुंचते हैं जहां जेडी और एबी छुपे हुए थे तो वहां जेडी की लाश पड़ी होती है। उसके जिस्म पर एक कैमरा लगा होता है जिसे चलाकर मार्कस देखता है कि उन कातिलों ने किस तरह जेडी को मारा और एबी को जबरदस्ती अपने साथ ले गए। उन कातिलों का लीडर माइक पर मार्कस और एमा को कहता है कि अगर वो लड़की को जिंदा देखना चाहते हैं तो फौरन कंट्रोल रूम में आए। उनके पास और कोई रास्ता नहीं होता, इसलिए वो वहीं जाते हैं। रास्ते में एमा अपने बचाव के लिए एक तेज धार हथियार उठा लेती है। कंट्रोल रूम पहुंचकर एमा देखती है कि मार्कस के सिर से खून बह रहा है, मगर जल्द ही पता चलता है कि वो खून उसका नहीं बल्कि सूजी का है जिसकी लाश छत से लटकी हुई होती है। तभी स्क्रीन पर नजर आता है कि वो लोग टोनी को एक आरी से 2 टुकड़ों में काट रहे हैं। वो दोनों ये सब देखकर कांप जाते हैं। तब नकाबपोशों का लीडर सामने आता है और बताता है कि वो ये सब अपने इंटरनेट के सब्सक्राइबर्स को खुश करने के लिए कर रहे हैं। वो कहता है कि अब वो उन लोगों का शिकार करते हैं जो दूसरों के साथ प्रैंक करते हैं, क्योंकि लोगों को अब यही देखना पसंद है। फिर वो एबी की एक वीडियो दिखाता है जिसे एक ताबूत में बंद करके जमीन में जिंदा दफनाया जा रहा होता है। वो कहता है कि उसके पास सिर्फ 5 मिनट हैं। अगर उसे ना निकाला गया तो वो दम घुटकर मर जाएगी। एमा और मार्कस पागलों की तरह उस जगह की तरफ दौड़ते हैं। रास्ते में एक कातिल उन पर हमला करता है और एमा अपने हथियार से उसे मार देती है। फिर वो उस जगह पहुंच जाते हैं जहां एबी दफन थी और बिल्कुल आखिरी टाइम में उसे बाहर निकालकर उसकी जान बचा लेते हैं। मगर जैसे ही वो वहां से जाने लगते हैं, नकाबपोश लोग उन्हें दोबारा घेर लेते हैं। लेकिन उनके व्यूअर्स चाहते हैं कि एमा को जिंदा रखा जाए। वो उसे एक मौका देता है कि वो अपने दोनों दोस्तों में से किसी एक को बचा ले। मार्कस एमा से कहता है कि वो एबी को बचा ले। एमा रोते हुए एबी को लेकर वहां से भागती है और टीम की वैन में बैठकर निकल जाती है, जबकि मार्कस को वो लोग बेहोश कर देते हैं। फिल्म के आखिर में मार्कस की आंख एक कमरे में खुलती है जहां वो अपने बाकी दोस्तों की लाशें देखता है। फिर वो लोग उसे एक वीडियो दिखाते हैं जिसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं।
वीडियो में पता चलता है कि एबी दरअसल उन नकाबपोश कातिलों के साथ मिली हुई थी। वो उनकी जासूस थी जिसने उनका